Kindly ensure your mobile phones are switched to silent mode to avoid any kind of interruption. We kindly request everyone to remain seated throughout the session and avoid any kind of movement unless it is absolutely necessary. Student, the floor will open for question and answer round. Post the address from the eminent speakers. So, student volunteer will provide you the paper slip. You need to write your question clearly and precisely. बिल्कुल short में precisely आपको अपना question लिखना है. And ensure to write the name of the speaker to whom question is directed. So you need to write the name of the speaker as well. Fine? Thank you. सर्वे भयो नमो नमः. नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून वन एंड ऑल. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मान्य अतिथि महानुभाव और सभागार में उपस्थित सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, सहकर्मियों और विद्यार्थियों, मैं आप सभी का इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में स्वागत करती हूँ. महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान विचारकों के विचारों के सामंजस्य पर हो रही इस चर्चा का यह तीसरा सत्र है. इस सत्र का विषय है मतभेद के मुद्दे और मूल्यों का सामंजस्य, रिजोल्यूशन ऑफ इश्यूज ऑफ डिसएग्रीमेंट एंड रिकंसिलिएशन ऑफ वैल्यूज. यह विषय न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से प्रासंगिक है बल्कि वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण है. हम सभी के लिए यह गर्व और सौभाग्य की बात है कि आज इस सत्र में हमारे साथ कुछ विशिष्ट और विद्वान अतिथि उपस्थित हैं. मैं अब सम्मान पूर्वक हमारे अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आकर इसे सुशोभित करें. आई रिक्वेस्ट प्रकाश एन शाह सर, निशिकांत कोलगे सर एंड जितेंद्र बिसारिया सर to kindly join us on the dais and grace the stage with your valuable presence. आप सबसे अनुरोध है कि कृपया अपने मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रिक उपकरण स्विच ऑफ कर दें, अन्यथा उन्हें साइलेंट मोड पर अवश्य ही कर दें. हमारी प्रार्थना है कि हम सब लोग कार्यक्रम अवधि के दौरान, जो लगभग 2 घंटे का है, पूरी तरह से मन, कर्म और वचन से कार्यक्रम से जुड़े रहें और किसी भी प्रकार से ध्यान भंग का कारण ना बने. आप सब सुधीजन यह समझते हैं कि पूरी दुनिया की भांति भारत में भी विश्वविद्यालय सीखने और ज्ञान के विविध क्षेत्रों से जानकारी ग्रहण करने वे संवाद के पवित्र स्थल होते हैं. ऐसे ज्ञान स्थल उदारता, विश्व बंधुत्व, भाईचारा और सहिष्णुता के सार्वभौमिक मानव मूल्यों के बिना संभव नहीं हो सकते. विश्वविद्यालय परिसर ही हमें सर्वपक्षीय विचारों को जानने, समझने का अवसर देते हैं. घृणा और राजनीतिक अस्पृश्यता का माहौल विश्वविद्यालय के बुनियादी मूल्यों के विरुद्ध है. आईटीएम विश्वविद्यालय ग्वालियर का प्रांगण भारतीय एवं वैश्विक ज्ञान परंपराओं और विचारों को जानने, समझने और सीखने का एक अनूठा स्थान रहा है और यह सब परस्पर और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संभव होता आया है.
यह विश्वविद्यालय राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय विचारधाराओं के सार्वभौमिक, उदार और समावेशी पक्षों को समाहित कर चलता है। इसलिए कभी भी किसी भी राजनीतिक पार्टी, संगठन, सरकार, विचारधाराओं और उनसे जुड़े नामों के प्रति पूर्वाग्रह व्यक्त नहीं करता। हमारा सभी से अनुरोध है कि विश्वविद्यालय की परंपरा के अनुसार अपने वक्तव्यों व प्रश्न जिज्ञासाओं में इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद। ज्ञान का उद्देश्य केवल ज्ञान को अर्जित करना नहीं, बल्कि उसे समाज की भलाई के लिए उपयोग करना है। इस प्रेरणादायक विचार के साथ अब मैं हमारे सम्मान्य अतिथि महानुभावों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब मैं स्टूडेंट वॉलंटियर अदिति एंड प्रेम से निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आएं और प्रोफेसर निशिकांत कोलगे जी का हार्दिक पूर्वक स्वागत एवं सम्मान करें। Ladies and gentlemen, give them a huge round of applause. प्रोफेसर निशिकांत कोलगे जी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। उन्होंने CSDS न्यू दिल्ली के साथ भी काम किया है। प्रोफेसर कोलगे ने त्रिपुरा विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में 8 से अधिक वर्षों तक अध्यापन किया और 2018 में उन्होंने केंद्र से जुड़ने के बाद अपना कार्य जारी रखा। अपने PhD कार्य में IIT मद्रास के मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग से उन्होंने गांधी और भारत में जातिवाद समाप्त करने की उनकी रणनीति पर शोध किया। उनकी पुस्तक गांधी अगेंस्ट कास्ट, गांधी द्वारा जाति व्यवस्था पर कहे गए या लिखे गए विचारों का विस्तृत अध्ययन करती है, जो 1915 में भारत लौटने से लेकर 1948 में उनकी मृत्यु तक के 3 दशकों से अधिक के समय में फैली हुई है। 2017 में वह साबरमती आश्रम संरक्षण और स्मारक ट्रस्ट अहमदाबाद के साबरमती फेलो रहे। इसके अलावा उन्हें फुल ब्राइट नेहरू पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप 2018-19 भी प्राप्त हुई। वर्तमान में वह मुख्य रूप से गांधी के जीवन और दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर काम करते हैं। श्रीमान, आपकी उपस्थिति हमारे लिए गर्व और आदर का विषय है। थैंक यू सो मच। अब मैं स्टूडेंट वॉलंटियर ज्योति एंड अतुल से निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए और डॉक्टर जितेंद्र विसारिया जी का स्नेहपूर्ण स्वागत एवं सम्मान करें। गिव देम अ हार्टी राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन। जितेंद्र विसारिया जी हिंदी के चर्चित कवि, कथाकार, समालोचक और फिल्म समीक्षक हैं। उन्हें उनके कहानी संग्रह नए सजन घर आए पर ज्ञानपीठ का युवा नवलेखन अनुशंसा पुरस्कार, उत्कर्ष गद्य के लिए माधुरी देवी अग्रवाल पुनर्नरवा पुरस्कार, बेहतरीन फिल्म समीक्षा हेतु चंबल फिल्म फेस्टिवल का बेस्ट सिनेमा क्रिटिक अवार्ड भी प्राप्त हो चुके हैं। आत्मकथाओं का वैश्विक परिदृश्य और हिंदी दलित आत्मकथाएं, हिंदी लोक महाकाव्य आलाहा और उसके अंतरजनपदीय स्वरूप नए सजन घर आए, जख्म, माँ की निगाह में पिता, दौड़, हिंदू कोड बिल, भारत में स्त्री अधिकारों का मेगरा कोटा, डॉक्यूमेंट्री इत्यादि आपकी प्रमुख प्रकाशित अप्रकाशित कृतियां हैं। डॉक्टर जितेंद्र विसारिया जी वर्तमान में महाराजा जिवाजीराव सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिंड में बतौर विभागाध्यक्ष अपनी शैक्षिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। श्रीमान, आपकी उपस्थिति से इस आयोजन की गरिमा को और भी बढ़ा दिया है। अब मैं स्टूडेंट वॉलंटियर अनुराग एंड अविका से निवेदन करूंगी कि वे आएं और हमारे आज के सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रकाश अहन शाह जी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करें। प्रोफेसर प्रकाश अहन शाह जी एक गांधीवादी कार्यकर्ता हैं और अपने रचनात्मक कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। वह कई लोकतांत्रिक सामाजिक आंदोलनों का हिस्सा रहे हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में वे गांधीवादी और स्वतंत्रता आंदोलन की जीवित विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। वह हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी में लेखन करते हैं। सर गुजरात भारत के एक प्रसिद्ध लेखक, संपादक एवं पत्रकार हैं। उन्हें 2020 में गुजराती साहित्य परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उनकी प्रमुख कृतियों में मारी वचन कथा, रुद्रवीणा नो झनकार की प्रस्तावना और आचार्य कृपलानी की आत्मकथा का गुजराती अनुवाद शामिल है, जो गुजराती साहित्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान माने जाते हैं। वर्तमान में वह गुजराती साहित्य परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। श्रीमान, आपका यहाँ आना हमारे लिए अत्यंत सम्मान और गर्व की बात है। धन्यवाद।
मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि वे इस सत्र को प्रारंभ करें। सर माइक अवेलेबल करवा दें। अब क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ, मुझे किसी को संबोधन करना चाहिए। I think I can begin with रमाकांत जी। हाँ, तो रमा शंकर जी और सब साथियों यहाँ भी वहाँ भी, और आने वाले जमाने के हमारे सब भावी कर्मशील वो भी सामने हैं, तो सबको मेरा संबोधन, सबको मेरा नमस्कार। मुझे प्रारंभ में ही एक आनंद और प्रसन्नता व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं आज सुबह जिस प्रकार से सत्र शुरू हुआ और चला, तो आज औसतन यूनिवर्सिटी में जो दृश्य दिखने नहीं मिलते हैं और जो अभिगम का हमें परिचय नहीं होता है, इसका एक परिचय यहाँ हुआ, तो इसके लिए मैं एक हार्दिक प्रसन्नता प्रकट करता हूँ। अब आपके एक करतल ध्वनि को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन कहता हूँ कि आपका करतल ध्वनि स्पिरिट पूरे सत्र में चालू रखिएगा। हम गांधी और आम्बेडकर के सामंजस्य की बात करते हैं, विचारों की। आज सुबह मार्टिन भाई बोले, मार्टिन भाई ने सालों पहले अपना एक अनुभव लिखा था और इत्तेफाक से मैंने मेरे एक लेख में उसका उपयोग भी किया था। कहीं कुछ लोग, दलित लोग, कोई अच्छा काम संगठन का और न्याय का उठाने की कोशिश कर रहे थे, तो जो दलित महिला थी, शायद काशीबेन उसका नाम था, क्या था, हाँ, वो काशीबेन करके जो दलित महिला थी, उसने क्या कहा, गुजराती में मैं कहता हूँ, उसने कहा कि चलो त्यारे आ एक सारू काम छे, गांधी और आम्बेडकरનું नाम लईने करो कंकुना। गांधी और आम्बेडकर का नाम लेके चलो, एक अच्छा काम करना है, करो कंकुना। करो कंकुना मतलब एक शकुन की बात है। तो ये जो एक आम व्यक्ति को समझ में आता है, हम क्योंकि पढ़े हुए हैं, अनुमान है हम पढ़े हुए हैं, लिखे हुए हैं पता नहीं, लेकिन क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, तो हम पढ़े लिखे लोगों का अपना अपना कुनबा होता है। और फिर मेरा अपना आम्बेडकर, मेरा अपना गांधी, और फिर शतरंज के उसमें जिस प्रकार से वजीर और इसको खिलाते हैं, मैं गांधी को आम्बेडकर के सामने रखूँगा क्योंकि मैं भी एक 30 मार्क का बौद्धिक हूँ, और फिर आम्बेडकर को गांधी के सामने रखूँगा क्योंकि मैं भी एक 20 मार्क का बौद्धिक हूँ, और ये चलाएँगे। तो लेकिन ये अपरेंटली एक निरक्षर महिला थी काशीबेन, उसने कहा कि गांधी आम्बेडकरનું नाम लईने करो कंकुना। तो आज इट इज़ ऑफ कोर्स एक पैनी आँख से शार्पली विश्लेषण के साथ लेकिन संश्लेषण के आशय से हम हमारी यात्रा पर निकलते हैं, करो कंकुना करके। अभी आरंभ में मैं कुछ नहीं कहता हूँ, अपने दोनों साथी अगर कुछ समय मेरे लिए रखेंगे तो मैं कुछ बात कर लूँगा, लेकिन अभी आई थिंक निशिकांत जी विल बिगिन। तो मैं निशिकांत जी से अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी बात रखें। हेलो, आदरणीय चेयर एंड मेरे मित्रों, मैं दो बातों से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। मतलब दो बातों के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। पहला ये कि मुझे ये नहीं मालूम था कि इतने सारे स्टूडेंट जो हैं वहाँ पर होंगे, तो इसलिए मैं कुछ लिख कर लाया हूँ, तो ये थोड़ा सा उन लोगों के लिए बोरिंग सा हो जाएगा कि अगर मैं पढ़ूँगा। और दूसरी समस्या ये है कि मैंने सारी पढ़ाई हिंदी में करी है,
और सिर्फ पीएचडी इंग्लिश में करा हूँ, तो मैं सोचता हिंदी में हूँ, लिखता इंग्लिश में हूँ, और बोल ना हिंदी में पाता हूँ ना अंग्रेजी में बोल पाता हूँ। तो ये एक और अलग तरह की समस्या है, तो मैं अंग्रेजी हिंदी दोनों कुछ मिलाकर आपके सामने बोलूँगा। तो सुबह हमने सुने थे रमाकांत जी को सामने प्रोफेसर अग्रवाल जी ने जो प्रश्न रखा था कि ये सेमिनार हम क्यों आयोजित कर रहे हैं, इसके बारे में बोलूं। तो मैंने भी इस बारे में सोचा कि गांधी और अंबेडकर को साथ लाने की काफ़ी समय से कोशिश चल रही है, तो ये किस कारण से हो रही है, इसके पीछे भी कुछ राजनीति हो सकती है, वो क्या था नहीं। तो मैंने देखा कुछ स्कॉलर्स ने ये काम कर रखा है और उन्होंने अपने अपने रीज़न बताए हैं। मैं आपके सामने वो 4-5 कारण बताता हूँ कि मैं उस गांधी अंबेडकर को साथ में पढ़ने में सहमति है क्योंकि इन कारणों की वजह से, और फिर मैं बताऊंगा कि किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए जब हम गांधी अंबेडकर को साथ में पढ़ते हैं, और फिर मैं बताऊंगा कि उनके मतभेद के बिंदु क्या है। ये मेरा छोटा सा मतलब प्रेजेंटेशन का रूपरेखा है। तो पहली जो मैं बोल रहा हूँ, कुछ स्कॉलर्स ने ये कहा है कि गांधी अंबेडकर को साथ लाना चाहिए बिकॉज इट विल एनरिच आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ लाइफ एंड वर्क। उपेंद्र बख्शी लिखते हैं, आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीडिंग हिस्टोरिक फिगर लाइक गांधी और नेहरू इज बाउंड टू रिमेन इनकम्प्लीट both in a sense of biography and history in the absence of the grasp of the relation with अम्बेडकर। ये वो बोलते हैं कि अम्बेडकर, गांधी और अगर हम नेहरू को पढ़ेंगे उनकी जीवनी और इतिहास अपूर्ण रहेगा यदि हम उनको अम्बेडकर के साथ देख के नहीं। यही बात अम्बेडकर के लिए डी नागराज ने भी लिखी है। आयरनी ऑफ आयरनी इज दैट to understand the nature of Baba Saheb political career, one has to place it along with Gandhi ji. For the appearance divergence between the both two will highlight the unique problem of the former। तो ये एक विषय है कि अगर आप दोनों को एक साथ पढ़ते हैं तो दोनों की ज़िंदगी को हम बेहतर समग्र रूप से समझने में आसानी होगी। दूसरा जो है, कुछ स्कॉलर बोलते हैं कि देर इज़ ए होमोजेनिटी इन गांधी अंबेडकर एम, दोनों के एमों में एक होमोजेनिटी थी। इसमें Bentham attempts to uncover the greatest degree of homogeneity in Gandhi and Ambedkar aims, और वो बोलते हैं कि उनके फंडामेंटल गोल ऑफ इमेंसिपेशन जो है एक था कि वो जैसे आलोक जी ने भी कहा था इमेंसिपेशन ऑफ मैनकाइंड की वो बात कर रहे हैं। तीसरा, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर, कि उन लोगों के जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, कार्य है, वो एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, और मैं भी इस बात से काफ़ी सहमत करता हूँ। और गुहा लिखते हैं, वेयर एज इन देयर लाइफ टाइम गांधी एंड अम्बेडकर वर पॉलिटिकली राइवल, नाउ डिकेड आफ्टर देयर डेथ इट शुड बी पॉसिबल टू सी देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एज कॉम्प्लीमेंटरी टू वन अनदर। तो ये भी एक रीज़न है, और मेरा जो है सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न मैं यही मानता हूँ, जो मैं अभी अपने पेपर में बताऊंगा, कि वो दोनों अलग ज़रूर हैं लेकिन वो एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। और नेक्स्ट है, हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस हैव चेंज। In other words, the Dalit movement was a product of a mental state that believed in the firm rejection of Gandhian model of tackling the problem of untouchability, and that has shaped the counter of the themes and pattern. But today historical circumstances have changed and their consequences have forced us to re-examine the origin and the structure of these forces that have contributed in the movement। ये डी नागराज भी कहते हैं कि वो जो है ऐतिहासिक परिस्थितियाँ जब वे एक दूसरे के विरोधी थे, वो हम उस दौर से हम आगे आ गए हैं और परिस्थितियाँ बदल गई है, और हमें इसलिए इन दोनों को एक साथ देखने की कोशिश करना चाहिए। एक और है, मेरे ख्याल से एक रीज़न ये है कि रिस्पेक्ट टू अम्बेडकर अपील दैट देयर सक्सेसर एम्प्लॉय फ्री एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अम्बेडकर भी ये नहीं मानते थे कि वो जो है उनने जो कह दिया वो आखिरी शब्द है। कास्ट और उसके एनिलेशन के बारे में वो ये चाहते थे कि उनका भी आलोचनात्मक रूप से अध्ययन हो, और अगर गांधी के साथ हम उनको एक आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे तो वो जो है उनका जो प्रोजेक्ट है और उभर कर हमारे सामने आएगा। और एक और है जो लास्ट,
to read Gandhi and Ambedkar together, it is also important for saving Gandhi for misappropriation by conservative forces. So that is also, जब अगर हम गांधी और अंबेडकर को दुश्मनों के रूप में देखते हैं तो एक कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए आसानी होती है गांधी को अप्रोप्रिएट करने के लिए कि वो जो है कास्ट के मानने वाले थे और दलित विरोधी थे। और ये लास्ट, to read Gandhi and Ambedkar together is also important because it can provide both tactical and strategic clue for contemporary Dalit movement for annihilation of caste. और यदि हम आज के समय में देखना चाहते हैं कि annihilation of caste जो अंबेडकर का प्रोजेक्ट था वो पूर्ण हो, तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि हम गांधी से भी कुछ क्लू लें, कुछ हम उनसे भी कुछ उनके भी मेथड से हम कुछ क्लू लें और इस प्रोजेक्ट को पूर्ण होने में वो किस तरह मदद कर सकते हैं इस पर विचार करें। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसकी भी एक राजनीति हो सकती है, तो मैं सजेशन कर रहा हूँ कि ये हमको कुछ चीज़ें हैं वो ध्यान में रखना चाहिए। पहली चीज़ ये है कि वी शुड अवॉइड अनक्रिटिकल एडोरेशन ऑफ आवर हीरो, whether it is Ambedkar or Gandhi. Uncritical adoration of Ambedkar or Gandhi discourage us from a critical engagement with their thought. It deny them historicity and turn them into a timeless figure whose idea do not need to be contextualized and or adopted for changing historical circumstances. तो ये एक पहली चीज़ है हमें ध्यान रखनी है कि हमको अनक्रिटिकल एडोरेशन नहीं करना चाहिए, वो जो उनको ऐतिहासिकता से डिनाई कर देती है और एक मतलब ईश्वर स्वरूप बना देती है, महामानव है, हम उसको कोई उस तक पहुंच नहीं सकते। तो ये बात ध्यान रखने। दूसरा हमको याद ये रखना है, वी शुड नॉट जज वन ऑन द एक्सपेंस ऑफ अदर. In the existing literature, there is tendency to demand that one take side, condemn one in order to extol the other, separate out for the secularist from the believer, the radical from reactionary, the thinker from the doer, and so on. So we should judge them, but we should not judge on one on the expense of the other. ये हमें और ध्यान रखना। Third, we should not try to reconcile their differences. मैं इस पर stress देना चाहता हूँ। In the available literature, there is growing number of prominent intellectuals, Thomas Bentham, Ramchandra Guha, Parth Chatterjee, Suhas Palsekar. They have been trying to reconcile their differences. But what I am trying to do, कि उनको साथ पढ़ने की उपयोगिता मेरे हिसाब से यही है कि उनके डिफरेंसेस बहुत वैलिड थे, बहुत फंडामेंटल थे, उसको कम ना किया जाए। और फोर्थ जो पॉइंट है, वी शुड stress on their differences, what make them unique and what is maybe useful for today's movement for annihilation is caste is that they were different and they have a different approach to annihilate the caste system. We should stress on their differences. In the available literature, we find scholars who believe that Gandhi and Ambedkar ended in a state of mere total confrontation rather than dialogue. It is also widely known that the rivalry between Gandhi and Ambedkar continue to live on even today in polemic, in straight corner debate, newspaper column, blogs, books, documentary film, and so on, often with aggressive insult played between the pro-Ambedkarite and anti-Gandhi. So I don't want to take part of in this polemic. What I am trying to say, without even insulting one or another, we can stress on their differences to highlight that they both have a different way to tackle the caste issue. So, and it should be appreciated because it cannot only Ambedkar way is the right way to, we cannot say. It is like to saying that Gandhi alone played a role in freedom struggles. There were many others. In the same way, for annihilation of caste, we cannot say that only what Ambedkar has said is correct and others said has no value. So to add to his value, for this we need to stress on their differences. First, I want to highlight their differences, how they diagnose the problem. What is the caste system problem? Like Ambedkar, for Gandhi too, the individual is a supreme consideration. For both, only the social system which is good, which help every individual develop into the best that he or she capable of. But both eventually agree that for different reasons, however, that the present caste system was not such social system. For Gandhi, the caste system has created a false consciousness
of caste differences and hierarchy, and these had not only led to brutalization of the Dalit but also dehumanized the upper caste Hindu. For him, upper caste Hindu were as much a victim of their caste system as Dalit, and in order to abolish the caste system, it was equally necessary for every individual, irrespective of caste, to overcome such caste prejudice. Since according to Gandhi, everyone need to overcome this false consciousness, it was important to understand how this false consciousness was created and justified in Hindu society. According to him, this false consciousness was created and justified with the help of notion of purity and pollution and by degradation of manual labor. He firmly believed that the caste differences and hierarchy could be abolished by gradually eliminating the notion of purity and pollution from the mind of the people and restoring the dignity of manual labor as a universal value. So Gandhi understood that caste actually is a kind of false consciousness that if it is Marxism not very appropriate, so हमारे दिमाग में ये ऊंच नीच की भावना भर दी गई है कास्ट सिस्टम ने, और उसको किस तरह से ख़त्म करना है उसको, ये उनकी कास्ट की अंडरस्टैंडिंग थी कि ये जो प्रॉब्लम है वो अपर कास्ट के दिमाग में है कि ये ऊंच नीच, और दोनों विक्टिम हैं, दलित भी उनके विक्टिम हैं, अपर कास्ट भी उनके विक्टिम है, क्योंकि वो उनको डिह्यूमनाइज करते हैं, और इसीलिए जो है इस फॉल्स कॉन्शियसनेस से हमको ओवरकम करना है. Ambedkar would agree that in order to become a better human being, it is necessary for the upper caste to give up their caste prejudice. However, he had serious difficulty in accepting Gandhi's view. He could not accept that the upper caste Hindu were as much victim of the caste system as Dalit. Secondly, he could not accept that the caste differences and hierarchy could be abolished just by removing the notion of purity and pollution from the mind of the Hindu and by restoring the dignity of manual labor. According to Ambedkar, Gandhi's analysis of the problem of caste was shallow in the sense that caste differences and hierarchy are just not one state of mind or false consciousness. For Ambedkar, caste differences and hierarchy were real and proposed the material form. In Hindu society, wealth, political power, knowledge, and other real as well as symbolic source of power were appropriated according to the caste differences and hierarchy. So वो बोलते हैं कि ये एक shallow understanding है कि ये सिर्फ state of mind है, बल्कि caste जो है real है, और रियल सोसाइटी में उसका इफ़ेक्ट है, लोगों की सम्मान, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक हैसियत, वो इन सब कास्ट के हिसाब से डिफाइन होती हैं. ही न्यू दैट दीज डिफरेंसेस आर जस्ट सिम्बॉलिक एंड पावर, नॉलेज, लेबर रिलेशन एंड वेल्थ वर इक्वली एट स्टेक इन द कास्ट सिस्टम. द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस वन ग्रुप ऑफ पीपल towards the bottom of the system were deprived of not just the opportunity to attain the best they are capable of, but their very basic need of survival were also denied to them. In other words, the caste system, according to Ambedkar, was hindrance to social justice and equality of opportunity for Dalit. तो वो बोल रहे हैं कि सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, बल्कि ये रियल है, इसके रियल रूप है, आप समाज में इसको देख सकते हो, और जो सबसे बॉटम में है वो उसके विक्टिम है, और उनको ना केवल सर्वाइवल के लिए जो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है वो भी नहीं मिल पाती है, और वो जो इक्वालिटी के लिए जो एक उसमें भी एक हिंड्रेंस है. But it does not mean that Ambedkar did not realize the importance of removing the notion of caste differences and hierarchy from the mind of every Hindu. And Gandhi did not do anything for uplifting the economic condition of Dalit. In his seminal work, Annihilation of Caste, Ambedkar writes, caste is a notion. It is a state of mind. The destruction of caste does not therefore mean a destruction of a physical barrier. It means a notional change. So Ambedkar also realized that caste is a one state of mind and it need to be eradicated. उसी तरह गांधी भी जो है वो he did not like only he was concerned about changing the state of mind. He also work means he established Harijan Sevak Sangh, which were helping Dalit for providing education and their economic upliftment. So this was also a way that Gandhi Ambedkar differ in their approach. Second, who is the agency, real agency
इट इज़ फर्स्ट, दो भागों में इसको देखेंगे। पहले ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गांधी डिसाइडेड to educate the masses to say that caste differences and hierarchy and practice based on the notion of purity and pollution are not integral part of their religion and should be abolished if contradict reason and morality. The method he used were argument, persuasion, personal example. He tried to create an army of devoted co-worker who would go from village to village to set example through action and pursued the people to practice manual labor and socially mix with the untouchable. For Gandhi, it was the individual or the community concern that was real force behind his movement, and he always remained uneasy about the importance of the state, not only in abolishing the caste differences and hierarchy, but also in social reform movement in general. So गांधी जो है वो पिछले सेशन में भी ये बातें आई थी कि गांधी जो स्टेट को लेकर सस्पिशियस थे और वो उस तरह के रिफॉर्म वो चाहते थे कि कम्युनिटी पर कंसर्न जो है उसका लीड ले। और भीखू पारेख इस बारे में लिखते हैं, द स्टेट इनिशिएटेड रिफॉर्म ट्रीटेड मैन एज ए डोंकी, compelled to carry a load against their will and dehumanize them. They encourage moral inertia and a culture of dependency rather than explore way of mobilizing their own and others' moral agency. Citizens got into the lazy habit of rushing to the state every time they felt unease about their social practice. तो वो बोल रहे हैं कि गांधी ये मानते थे कि जो लोग स्टेट पर निर्भर होते हैं वो इंडिविजुअल की जो एजेंसी है उसको डिनाई करते थे। वो गांधी मानते थे कि अगर हम सही तरह से लोगों की मॉरल कॉन्शियसनेस को आवाज़ दें तो वो सुनेंगे और वो उसको रिस्पॉन्ड देंगे, और यही मेथड होता राइट मेथड है जो है किसी सोशल रिफॉर्म को लीड करने का। स्टेट पे डिपेंडेंसी मतलब आप एक्चुअली इंडिविजुअल की मॉरल कॉन्शियसनेस को डिनाई कर रहे हैं। आप ये मान रहे हैं कि वो किसी तरह से नहीं सुधर सकते, उनको जो है सिर्फ गधों की तरह मार कर ही सुधारा जा सकता है। तो ये गांधी के बेसिक फंडामेंटल डिफरेंसेस थे, और वो ये जो स्टेट के अगेंस्ट उनके ओपिनियन थे, और इसीलिए वो चाहते थे कि कम्युनिटी कंसर्न जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। और therefore, in Gandhi's scheme of thought, social reform must remain the responsibility of the community concerned, and the state must not gain ascendancy in this respect. It can be argued that Gandhi was a philosophical anarchist who believed that the modern state is a contingent historical development and not a permanent or inevitable feature of the human society. But as he claimed that he was not a visionary but a practical idealist, he did not reject. Okay, so this is what, और अंबेडकर वो समझते थे कि जिन लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं वो सामाजिक आर्थिक रूप से दबे हुए पिछड़े हुए लोग हैं, इसीलिए उनको स्टेट के संरक्षण की ज़रूरत है। बिना स्टेट की मदद से वो लोग कुछ अपने बारे में अपना नहीं कर पाएंगे, अपना उद्धार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अंबेडकर की स्कीम ऑफ थिंग में स्टेट जो है प्रोमिनेंट रोल लेता, लेकिन वो भी ये मानते थे कि जो है स्टेट इज़ नॉट द अल्टीमेट, कि पूरी तरह उसे पर ही डिपेंडेंट रहा जाए। उसी तरह गांधी भी ऐसा नहीं है कि स्टेट का कंप्लीटली डिनाई करते थे। कुछ अवसर थे, जैसे रंगन वो जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो बिल लाया था उसका गांधी ने सपोर्ट करा था, और उसके लिए उन्होंने लॉबिंग भी की थी, अंबेडकर से भी रिक्वेस्ट करा था कि वो उस बिल का जो है समर्थन करें। ठीक है, अब मुझे कुछ और भी चीज़ें बोलनी थी, बट आई थिंक आई जस्ट वांटेड टू एंड विद द नोट कि दैट हमको गांधी और अंबेडकर में सामंजस्य देखने की कोशिश करना चाहिए, पर हिस्टोरिकल ट्रूथ जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनको डिनाई करके नहीं करना चाहिए। ये बात है कि अंबेडकर और गांधी में डिफरेंसेस थे और बहुत बेसिक फंडामेंटल डिफरेंसेस थे, और दोनों का महत्व इसी में ही है कि हम उनके डिफरेंसेस पर हाईलाइट करें और ये बताएं कि
जाति को खत्म करने के एक नहीं और भी कई रास्ते हो सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर योर इंसाइटफुल एंड इन्फॉर्मेटिव एड्रेस। अब मैं आदरपूर्वक हमारे दूसरे वक्ता डॉक्टर जितेंद्र बिसारिया सर से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आएं और अपने विचार हम सबके साथ साझा करें। प्लीज सर। सम्मानीय मंच और सभागार में बैठे आदरणीय विद्वजन मित्र और छात्र, कल 2:30 बजे मैं कॉलेज में एग्ज़ाम दे रहा था और आदरणीय रमा सर का फ़ोन आता है कि आपको कल बोलना है और गांधी और अंबेडकर के लेकर के उनके बीच में जो है सामंजस्य पर आपको बोलना है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने कम समय में मेरी कोई तैयारी नहीं है और फिर भी मैं अपनी कुछ बातें, कुछ नोट्स बनाए हैं, उनके आधार पे मैं अपनी बात रख रहा हूँ। त्रुटियाँ होंगी, आप क्षमा करेंगे। सामंजस्य को लेकर के मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, उनके आधार पे मैंने कहा है कि पहला पॉइंट है मेरा जाति। हमने जितना अध्ययन किया है, पढ़ा है, उसमें दिखता है कि वर्ण व्यवस्था के प्रति बापू के पूर्वाग्रह हैं और वो खुले हैं, लेकिन जाति को लेकर के मुझे लगता है, मेरा जितना अध्ययन है, कि वो स्पष्ट हैं कि जाति प्रथा एक अमानवीय प्रथा है और इसे खत्म ही होना चाहिए। उन्होंने ये और एक जगह लिखा है उन्होंने कि वो इसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि हम आगे से किसी भी विवाह में शामिल होंगे तो वो अंतर्जातीय विवाह होगा। और पूना पैक्ट के बाद भी उन्होंने अछूतोद्धार की बात की, तो वो भी जाति विनाश के ही मुद्दे से जुड़ा हुआ था। उन्होंने एक जगह लिखा है 7 जुलाई 1946 कि हरिजन में वे लिखते हैं कि यदि मेरा बस चले तो मैं अपने प्रभाव में आने वाली सभी सवर्ण लड़कियों को चरित्रवान हरिजन युवकों के पति रूप में चुनने की सलाह दूंगा। बाबा साहब ऐसे ही कई प्रसंग हैं। बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा और पूरे उम्र भर वो जाति को लेकर के लड़ते रहे। और जब उन्होंने शारदा कबीर से विवाह किया, अंतर्जातीय विवाह किया, उस समय बापू नहीं थे, तो पटेल को लिखे एक पत्र में उन्होंने लिखा है कि मुझे यकीन है कि यदि बापू आज जीवित होते तो इसे अपना आशीष दिया होता उस विवाह को। तो मैं इसी तरह मैं देखता हूँ कि स्त्रियों को लेकर के भी बाबा साहब और महात्मा गांधी जी के विचार लगभग मिलते जुलते हैं। दोनों ही स्त्रियों के शोषण को लेकर के जितने भी मुद्दे हैं उन पर एक मत ही दिखाई देते हैं। जैसे गांधी जी कहते हैं, एक जगह उन्होंने लिखा है कि स्त्री को अबला कहना उसका अपमान करना है। अगर ताकत का अर्थ पाशविक शक्ति है तो अवश्य ही पुरुष की अपेक्षा स्त्री में कम पशुता है, पर इसका अर्थ नैतिक शक्ति है तो अवश्य ही पुरुष की अपेक्षा स्त्री अधिक शक्तिशाली है। वे वैश्यावृत्ति हो, बाल विवाह हो, देवदासी प्रथा हो, विधवा विवाह हो, तो इसके विरोध में थे ऐसे, लेकिन वो अंतरधार्मिक विवाह हो या विधवा विवाह हो उसके समर्थन में भी थे। वहीं बाबा साहब के बारे में है तो उन्होंने स्पष्ट लिखा है, अपनी जो किताब है उनकी हिंदू नारी का उत्थान पतन, उसमें वो लिखते हैं कि नारियों के पतन का जिम्मेवार हिंदुओं का शास्त्रकार मनु ही है, इसका कोई और उत्तर हो ही नहीं सकता। महिला अधिकारों को लेकर के बाबा साहब बिल्कुल पैरेलल थे, समान थे। जिस तरह से उन्होंने संविधान पूरे देश के नागरिकों के लिए लिखा, उसी तरह से उन्होंने 1946 से लेकर के 1951 के बीच में हिंदू कोड बिल लिखा। वो भी एक तरह से हिंदी स्त्री अधिकारों का मैग्ना कार्टा है। उसमें विवाह को लेकर के, तलाक को लेकर के, दत्तक पुत्र को, पहले स्त्रियां केवल
पुत्री के पुत्र को ही ले सकती थीं, वो भी उन्होंने नियम खत्म किया। उत्तराधिकार का था कि पिता और पति की संपत्ति में उन्हें जगह नहीं मिलती थी, संपत्ति में अधिकार नहीं था, उसको भी वो हमारे यहाँ 2005 में लागू होता है। बाबा साहब ने उसे 1951 के में ही लिख दिया था, लेकिन वो संयोग से लागू नहीं हुआ हिंदू कोड बिल। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में भी स्त्री पुरुष समानता की बात की, और वो कहते हैं कि मैं किसी समाज की प्रगति का आधार, इस आधार को मानता हूं कि उस समाज में नारी ने कितनी प्रगति की है। तो हम देखते हैं कि स्त्री मुद्दे पर भी बापू और बाबा साहब के विचार उनको शोषण से मुक्ति और सामाजिक समानता के ही विचार हैं। अहिंसा एक बड़ा मुद्दा है। गांधी जी को अहिंसक माना जाता है और बाबा साहब को इस रूप में नहीं माना जाता है, लेकिन मैं कहता हूं कि दोनों के ही विचार अहिंसक थे, और उन्होंने जो भी उनके जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, इस तरह के विचार जहां बापू के थे, वहीं बाबा साहब ने भी जिस बौद्ध धर्म को अपनाया उसमें भी सत्य, अहिंसा, करुणा, मैत्री और भी हैं, उनको माना। इसके साथ ही एक चीज और है, साध्य और साधन की बात। आप देखिए कि बाबा साहब में और बापू में एक बड़ी समानता है। बापू तो स्पष्ट कहते हैं कि अनैतिक उपायों से सत्य एवं न्याय की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती, साधन और साध्य दोनों की पवित्रता सुनिश्चित होनी चाहिए। अब देखिए कि नेपाल में बाबा साहब एक भाषण देते हैं, उसका शीर्षक वो निबंध के रूप में बाद में प्रकाशित भी हुआ, उसका नाम है बुद्ध और कार्ल मार्क्स। वहाँ भी वो कार्ल मार्क्स से अपनी जो आपत्ति दर्ज करते हैं वो हिंसा को लेकर के है, साध्य और साधन को लेकर के है। उन्होंने लिखा है, उस निबंध में लिखा है कि क्या साम्यवादी कह सकते हैं कि अपने मूल्यवान साधन को प्राप्त करने में उन्होंने अन्य मूल्यवान साध्यों को नष्ट नहीं किया है, उन्होंने किसी व्यक्तिगत संपत्ति को नष्ट नहीं किया है। तानाशाही के बारे में भी उन्होंने उसी में लिखा है कि तानाशाही में स्वतंत्रता और संसदीय सरकार का अभाव होता है। तानाशाही में आप का केवल कर्तव्य होता है कि आप कानून का पालन करें, परंतु आपको उसकी आलोचना करने का अधिकार नहीं होता। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संसदीय प्रणाली पर दोनों का ही सीधा सीधा एक तरह का सामंजस्य दिखता है कि दोनों ही सहमत हैं। एक है हिंदू राष्ट्र बनाम लोकतंत्र। आज मैं उस पर बात नहीं करूंगा, मैं देखूंगा कि बाबा साहब आम्बेडकर और बापू दोनों का ही संसदीय प्रणाली पर, नागरिकों की स्वतंत्रता पर अटूट विश्वास है। और हम देखते हैं कि उसमें बाबा साहब हैं कि संविधान लिखते हैं, लेकिन संविधान लिखने के पीछे उनका नाम सुझाने में बापू का नाम आता है। वो पटेल और नेहरू जी को बताते हैं कि आपके बीच में बाबा साहब एक योग्य व्यक्ति हैं, आप उनका उपयोग कीजिए। तो वो जो कहना है वो बाबा साहब पर गांधी जी का भरोसा है कि वो जो भी करेंगे इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना में करेंगे, संसदीय प्रणाली या अंतिम जन है उसके हित में ही कार्य करेंगे, जो भी लिखेंगे या तो वो होगा। और ये बड़ा बिंदु है। इसी के साथ एक बिंदु मैंने देखा है, सत्याग्रह। हम जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में 3 बड़े सत्याग्रह किए हैं। सत्याग्रह यानी सत्य के प्रति निष्ठा और शांतिपूर्वक
बिना अहिंसक चीज़ों के अपना हक मांगना या अपने अधिकारों को मांगना। हम देखते हैं कि उसी बीच में बाबा साहब 2 सत्याग्रह करते हैं। एक महाड़ जल सत्याग्रह है और दूसरा मंदिर आंदोलन है, मंदिर प्रवेश का आंदोलन है। तो उसमें भी महाड़ आंदोलन भी शांतिपूर्वक तरीके से उन्होंने अपनी मांग की कि कुत्ते बिल्ली जिस तालाब में पानी पी सकते हैं उसमें दलितों को क्यों नहीं। और उस सत्याग्रह में जो सत्याग्रही होते हैं उसमें बापू की तस्वीर लगाई जाती है, सत्याग्रही एक प्रेरणा के रूप में। मंदिर प्रवेश को लेकर के भी हम देखते हैं कि बाबा साहब और गांधी जी के विचार लगभग समान हैं कि अगर दलित हिंदू हैं तो उन्हें सवर्णों के समान ही मंदिर में प्रवेश मिलना चाहिए। बाबा और सामूहिक रूप से इस तरह के प्रयास लगातार हुए। जब मंदिर प्रवेश का आंदोलन चलता है तो बाबा साहब से कहा जाता है कि तुम दूसरा अपना मंदिर क्यों नहीं बना लेते हो। तो वो कहते हैं कि अलग मंदिर नहीं बनाएंगे क्योंकि दलित या अस्पृश्य हैं वो सदियों से अलग रहते आए हैं। जरूरत है सामूहिक रूप से काम करने, अपनी प्रार्थना करने की या अपने धार्मिक उनको मानने की। तो वहाँ भी हम देखते हैं कि एक मत हैं। और अंत में मैं कहना चाहूँगा मेरा कि बाबा साहब अगर इस ने जो आंदोलन किया वो पानी को लेकर के था, गांधी जी ने अपना आंदोलन किया वो नमक को लेकर के था। हम देखते हैं कि इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए पानी और नमक बेहद ज़रूरी है। ऐसे ही मैं समझता हूँ कि बाबा साहब आम्बेडकर और महात्मा गांधी दोनों ही इस देश के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण हैं, सम्माननीय हैं और उनमें सामंजस्य होना जरूरी है। धन्यवाद। श्रीमान, आपके गहरे और विचारपूर्ण संबोधन के लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। मैं सबके लिए पानी, सबके लिए नमक। अनयूजुअल कोई पब्लिक फिगर इतनी एक साहित्यिक मूल्यवत्ता वाला रूपक हमारे सामने लाए तो देखने वाली बात यह है कि साहित्य, अब तो ज्ञानपीठ से पुरस्कृत है, कि देखने वाली बात यह है कि साहित्य ये कोई साहित्यिकों के बीच की बात नहीं है। गांधी और आम्बेडकर जैसे लोग आते हैं वो वैसे ही कुछ साहित्य बन जाते हैं, एक रूपक हो जाता है। मैं आम्बेडकर के अंतिम दशक से मेरी बात शुरू करूंगा। उनके जीवन का अंतिम दशक, आप जानते हैं कि पास्ड अवे इन 1956। उनका अंतिम पब्लिक वर्क क्या था? 2 थे मेरे हिसाब से 2। एक तो इन्होंने बड़ी तादाद में अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अंगीकृत किया। जो उनकी पुरानी 20-30 साल पहले की प्रतिज्ञा थी कि मैं हिंदू जन्मा हूँ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, ये उन्होंने बौद्ध धर्म की पसंदगी करके किया। दूसरा, नेपाल में उनका संबोधन जिसका जिक्र भाई जितेंद्र भाई ने अभी किया, बुद्ध और मार्क्स करके। अब मैं ये 2 बात 1956 की क्यों याद करता हूँ? इसलिए कि बाबा साहब ने धर्मांतर करते वक्त एक बात कही थी। जैसे ये कहा था कि मैं हिंदू जन्मा हूँ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। इसके साथ 56 में ये बात, एक विजयादशमी के दिन ये बात कही कि मैंने गांधी जी को वचन दिया था कि मैं हिंदू धर्म को कम नुकसान हो ऐसे निर्णय लूँगा। इट्स वेरी एक्सलेंट। आम्बेडकर इज कंसर्न्ड, माइंड माई वर्ड्स, कंसर्न्ड, बनिस्बत, इज वरीड, सचिंत है, सतर्क है, सचिंत है, सावध है, बनिस्बत। वो कहते हैं कि मैं आई हैड प्रॉमिस टू गांधी कि मैं हिंदू धर्म को कम नुकसान। सो आप ये समझिए कि गांधी और आम्बेडकर के बीच
हृदय का क्या संगीत चलता होगा। अपने इतने मोमेंटस इवेंट पर ये कहता ये आदमी कि मैंने गांधी को वचन दिया था। ये वचन और गांधी के बारे में आनंद ये पहले भी प्रकट किया है उन्होंने। पिछले ये गांधी के जाने के बाद जब डॉक्टर शारदा कबीर से उनकी शादी हुई, जिसका जिक्र अभी आया, तो ये हरदेव शर्मा ने सब इंटरव्यूज़ जो रिकॉर्ड किए अपने हाथों सेनानियों का, इसमें प्यारेलाल जी की बात आती है कि वो खड़े थे वहाँ कनॉट प्लेस के पास, जो वो जो कनॉट सर जो खादी भंडार रिगल, मेरे ख्याल रिगल के पास कहाँ, वो लोगों को अब रिगल याद नहीं है, वो हनुमान याद है, वहाँ लोग को बहुत जाते हैं मैंने सुना। तो ये वहाँ ये खड़े थे प्यारेलाल, और वहाँ आम्बेडकर मिल गए। आम्बेडकर ने अपने शादी का जो निर्णय था उसकी बात कही और एक कहा कि बापू होते तो कितना प्रसन्न होते। अब हम जो दो ऑपोजिट पोल्स की तरह देखते हैं, इनके बारे में एक दूसरे के बारे में क्या एप्रिसिएशन है। आप देखिए एक और बात अंतिम दशक की, और फिर मैं बुद्ध और मार्क्स वाली बात पर आ जाऊंगा। अंतिम दशक की बात एक और जो मैं कहता हूँ, इट इज इज आम्बेडकर स्पीच इन राज्यसभा। लोकसभा चुनाव तो हार गए थे, राज्यसभा में आ गए, एंड इन 1954 राज्यसभा में जब दलितों की स्थिति पर रपट आई और कितने जुल्म ढाना, कितना उनका दर्द वेदना सितम क्या है सब, तो डिस्कसिंग दैट रिपोर्ट आम्बेडकर सेड कि गांधी जी ने सॉल्ट के लिए फाइट की थी। हम अब उस आवक को लेकर एक गांधी निधि खड़ा करें, निधि इन द नेम ऑफ गांधी, गांधी निधि, और ये SC/ST के कल्याण का सब काम उस निधि के जरिए करें। अब देखिए, एंड द वर्ड्स ही यूज्ड, ही सेड बिकॉज, इसको गांधी का नाम क्यों? बिकॉज दे वेर नियर एंड डियर टू गांधी। Now this is Ambedkar. I am quoting Ambedkar saying कि दलित जो है they were near and dear to गांधी, so हम इस निधि को गांधी का नाम दें। अब ये इनके अंतिम दशक की 3 बातें मैंने क्यों की? अब देखिए राजनीति और पब्लिक लाइफ कैसे चलती है। माई साहब, डॉक्टर शारदा कबीर, माई साहब ने आंबेडकराच्या सहवासात ये अपने संस्मरण जो लिखे हैं उसमें एक बात कही है कि हमारी शादी हुई उसके बाद सबसे पहले हमें कोई कैबिनेट मिनिस्टर ने अपने घर भोजन पर बुलाया हो तो ये सरदार पटेल थे। जब मेरी और बाबा साहब की शादी, सविता बेन डॉक्टर शारदा कबीर लिखती है माई साहब कि हमारी शादी के बाद केंद्रीय प्रधानमंडल में से हमको सबसे पहला न्योता पटेल का मिला कि आप आइए और इस अवसर पर हमारे साथ भोजन कीजिए। दैट वाज पटेल। कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड के जिम्मेदार उसकी हैसियत से पटेल माइट हैव टेकन इंटरेस्ट अर्लियर टू गेट आम्बेडकर डिफीटेड। जब चुनाव में सामने खड़े हैं तो आप सामने खड़े हैं, तो आपको, मुझे लड़ना है, आपको लड़ना है, हम में से एक को हारना है, एक को जीतना है, तो पटेल विल टेक केयर कि आम्बेडकर इज डिफीटेड। बट व्हेन गांधी सेज दैट वी नीड आम्बेडकर सर्विसेज, I think Nehru and Patel, they had zeroed down on the name of, if I don't forget, it was Ivor Jennings' name. Jennings भी बड़े अच्छे बंधारणविद, संविधानविद, यानी कोई सवाल नहीं. But they had zeroed down on Jennings' name, but suddenly out of blue,
अब गांधी की तो बातें सब आउट ऑफ ब्लू ही होती थी, तो सडनली आउट ऑफ ब्लू गांधी ने कहा कि नहीं भाई, आम्बेडकर को बुलाओ, ये इतना पंडित है और सबका दुख जानता समझता है, तो ही विल हेल्प यू कॉन्स्टिट्यूशन इन मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो तो उस वक्त क्या हुआ, चुनाव में तो हार गए थे, पार्टीशन हुआ तो मुस्लिम लीग के समर्थन थे, आए थे जोगिंदर मंडल में, पूरा इतिहास अभी नहीं कहता हूँ, लेकिन तो पार्टीशन बात तो उनका कोई रिप्रेजेंटेशन यहाँ रहा नहीं क्योंकि वो वहाँ से आए थे। बट देन एट पटेल्स इंस्टेंस, कांग्रेस बॉसेस इन मुंबई, खैर एंड मोरारजी, particularly Khair, they organized and they saw to it that Ambedkar is elected, duly elected, so that his services can be taken in the Constitutional Assembly. तो ये अब ये इतिहास पढ़िए, ये इतिहास जो है तवारीख, ये आप क्या है, एक कोई दो फ्रंट है और लड़ते ही रहते ऐसा नहीं है, उनके बीच में एक सामंजस्य चलता है। देयर इज सम गिव सम टेक, गिविंग टेकिंग, और धीरे से उसमें से आपका इतिहास वो करवट बदलता है, नई करवट, नया मोड़ लेता है। आप ये देखिए, समझिए। अब ये बुद्ध और मार्क्स वाली बात, बुद्ध का जिक्र मैं क्यों करता हूँ कि भाई गांधी तो कहते थे कि मैं धर्म मानता हूँ, हालांकि जिस प्रकार डिफाइन करते थे उसमें धर्म वाले उनको नहीं मानते थे, लेकिन गांधी तो कहते थे। और आम्बेडकर ने भी बौद्ध धर्म का एक समाश्रय लिया, यानी आपकी जो पॉलिटिकल लाइफ है उसका एक पूरा खाका चीते तो आपको समुदाय के साथ यू नीड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। तो ये बिलोंगिंग हम किसके साथ महसूस करेंगे? गांधी हिंदू धर्म में रहते हुए उससे लड़ते हुए बिलोंग करेंगे। इवन टू प्रोटेस्ट इज टू पार्टिसिपेट, टू प्रोटेस्ट इज ऑल्सो टू पार्टिसिपेट। और आम्बेडकर ही विल चूज अनदर रिलीजन। बट ऑल सेड एंड डन, नेपाल की उनकी जो तकरीर है उसको यूं ही वैसे ही ग्रैब करने लायक नहीं है, वैसे ही डिवोर करने लायक नहीं है। बुद्ध और मार्क्स करके he naturally he supported बुद्ध, बट आम्बेडकर की पब्लिक लाइफ में मार्क्स ऑल्सो हैज़ अ प्लेड लाइफ, ये भी एक समझने वाली बात है। आम्बेडकर के जीवन के पूर्वार्ध में एक दशक उनकी पॉपुलैरिटी ऐसा आता है कि जब वो ये दलित आंदोलन से एक प्रकार से थोड़ा अंतर करते हैं, मान्यता में नहीं लेकिन व्यूह रचना में और कामगिरी में, और एक दशक वो एक सोशलिस्ट कार्यक्रम के आधार पर पॉलिटिकल जमावड़ा करने में लगाते हैं। अब देखिए, जनता जो अब तनु का क्षीण होकर के समाजवादी उसमें से निकलता है, अपने जीडी पारिक साहब वगैरह करते हैं मेहनत, लेकिन जनता मराठी में पहला शुरू आम्बेडकर ने किया था, और मराठी में, और इसमें लिखी कई बातें, काफ़ी बातें आम्बेडकर के जो विचार, क्योंकि मराठी में आते रहते थे, बाकी देश को उनका पता नहीं चला। कितने साल बाद आनंद तेलतुंबड़े ने, वही आनंद तेलतुंबड़े जिसको कर्नाटक सरकार ने बसव सम्मान दिया, और वही आनंद तेलतुंबड़े जो बिना किसी कारण लोग एलगार के उसके बाद जब सब पकड़े गए उसमें, बट आनंद तेलतुंबड़े took care to make the मराठी जनता पॉसिबल इन इंग्लिश। काफ़ी बातें उन्होंने बनाई। अब उसमें आप आम्बेडकर के कमेंट्स देखिए तो बेसिकली उनकी एक सोशलिस्ट रुझान है, यानी जिसको आप कांग्रेस समाजवादी पार्टी कहते थे, जो बाद में अलग हुई और जयप्रकाश और लोहिया वगैरह सब इन्होंने किया। तो आम्बेडकर, आप उनकी नोट्स पढ़े तो उनका रुझान एक सोशलिस्ट रुझान है, एंड उसमें एक मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस भी है, और गांधी का एक प्रकार से
इतना नहीं, फिर भी एक देर इज अ प्रेजेंस, क्योंकि समाजवादी आंदोलन में गांधी इज ऑलवेज इन प्रेजेंट. बट एंड अब देखिए आम्बेडकर के अंतिम पर्व की एक बात जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, इट वॉज डॉक्टर लोहिया जो आम्बेडकर को कहा करते थे कि आप आपकी अग्रता बराबर है, दलितों का काम करना ही है, लेकिन आप इसमें सीमित मत करें. आप सारे देश की सारी राजनीति में एक अगुवा बनकर शामिल हो. दैट वाज लोहियाज मैसेज टू आम्बेडकर. एंड देयर मीटिंग वॉज फिक्स्ड. दिसंबर के अंत में होने वाली थी, लेकिन इसके पहले आम्बेडकर पास्ट अवे इन द वेरी फर्स्ट वीक. अदरवाइज दिसंबर के अंत में आम्बेडकर लोहिया डायलॉग वॉज शेड्यूल्ड. तो ये अब देखिए कि क्या राजनीति है. अब मैं जनता की बात करता था, जरा साइड ट्रैक तो नहीं, लेकिन जरा साइड में रह जाके आज सुबह जिसका जिक्र किया था रमाशंकर जी ने, मैं जरा प्रैक्टिस करता था आपका नाम सही बोलूं. तो ये भगत सिंह का तेल तुंबड़े has translated the piece on Bhagat Singh's death, comment piece written by Ambedkar. आम्बेडकर कहते हैं कि लोग कहते हैं कि क्योंकि सारी बात तो ये चलती है ना कि भाई गांधी ने बचाया नहीं वगैरह वगैरह, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ अभी. लेकिन आम्बेडकर ने कहा कि गांधी एक मायने में सही थे जब वो इरविन को कह रहे थे कि अगर आपका हमारा समझौता आप स्थायी करना मांगते हैं तो भगत सिंह को फांसी नहीं देने से लोगों में आपके और हमारे समझौते की एक स्वीकृति होगी. अगर भगत सिंह को आप फांसी देते हैं तो वातावरण इतना विषाक्त हो जाएगा कि हमारे और आपके समझौते का इसका कोई माने नहीं रहेगा. ये दैट वाज वन ऑफ गांधीज आर्ग्यूमेंट विथ इरविन. अब आम्बेडकर की कमेंट क्या है? आम्बेडकर डजंट सी दिस इवेंट एज एन अपॉर्चुनिटी टू अटैक गांधी. आम्बेडकर लिखते हैं कि भाई इंग्लैंड में उस वक्त जो सरकार थी वो उसका पॉलिटिकल फ्यूचर एंसुइंग इलेक्शन में स्टेक पर था. जो गवर्नमेंट वहाँ थी उसका पॉलिटिकल फ्यूचर इलेक्शन स्टेक पर था. और ये माइटी एम्पायर ने गांधी को बात करने के लिए इरविन का न्योता गया, उसके साथ ये माइटी एम्पायर और पब्लिक ओपिनियन उसके साथ रिकंसाइल नहीं हो सकता था. अगर इससे भी आगे गए, गांधी से समझौता करने से आगे गए और भगत सिंह को फांसी नहीं दी, तो द नेशनलिस्ट ओपिनियन, अब नेशनलिस्ट कोट अनकोट, नेशनलिस्ट ओपिनियन इन ब्रिटेन विल टर्न अगेंस्ट द प्रेजेंट रूलिंग पार्टी. तो रूलिंग पार्टी का अपना भविष्य वो ताक पर नहीं रख सकती. इसलिए गांधी और नो गांधी, गांधी इरविन पैक्ट और नो इरविन पैक्ट, भगत सिंह को फांसी देना इंग्लैंड की अपनी आंतरिक राजनीति लेके अनिवार्य था. अब ये इतना खुलकर आम्बेडकर के अलावा किसी ने लिखा नहीं है. सारा विमर्श गांधी ने किया नहीं किया वगैरह वगैरह, उसका तो मैं उसकी बात नहीं करता हूँ. बट द वे आम्बेडकर पुट द थिंग, आम्बेडकर ने कहा कि भाई गांधी का कहना तो सच था कि अगर मेहरा और इरविन का समझौता चलाना है तो वातावरण बनाए रखने के लिए भगत सिंह को फांसी नहीं देना जरूरी है. दैट वाज एंड इरविन हैज नोटेड इन हिज डायरी. इरविन की डायरी बोलती है कि मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि अहिंसा का पुजारी भगत सिंह को बचाने की इतनी कोशिश क्यों कर रहा है. इरविन एंट्री इन इरविन नोट, तेंदुलकर has quoted,
इरविन की डायरी में एंट्री है कि मैं समझ नहीं रहा हूँ कि एपोस्टल ऑफ नॉन वायलेंस, ये अहिंसा मूर्ति गांधी, ये भगत सिंह, हिंसा मूर्ति भगत सिंह को बचाने की इतनी कोशिश क्यों कर रहा है। तो ये आप देखें तो अब मैं इस बात पर क्यों गया, आपको ये बताने के लिए कि गांधी और आम्बेडकर में मतभेद थे, उसकी उग्र सीमाएं भी दर्ज हुई है इतिहास में, जिसका कोई इनकार नहीं है, बट दे हैड ए सॉर्ट ऑफ एप्रिसिएशन एंड टू सम एक्सटेंट इन पब्लिक लाइफ दे कैन बी रिकनसाइल्ड ऑल्सो। एक जरा जुदे सिरे से देखिए, आपने शायद आपने नागराज का जिक्र किया नहीं, हाँ, अब नागराज की किताब आप पढ़े तो नागराज का कहना है कि ये आम्बेडकर गांधी संवाद से क्या हुआ, आम्बेडकर को धर्म भावना का ज़्यादा स्पर्श हुआ, धर्म भावना का, और गांधी को कानूनी जरूरत का ज़्यादा स्पर्श हुआ। इट वॉज इंटरेक्शन, दोनों के बीच में जो चर्चा हुई, संवाद हुई, तो किस प्रकार कानून व्यवस्था होनी चाहिए इस बारे में आंदोलनकार गांधी ज़्यादा सतर्क बने, और धर्म की व्यापक भूमिका उसके बारे में आम्बेडकर ज़्यादा सतर्क बने। दिस इज नागराज अवलोकन, यानी ये मिलते हैं तो दे आर अपरेंटली ऑपोजिट पोल्स, बट एक दूसरे को संस्कारते चलते हैं, एक दूसरे को एक प्रकार से। अब आप देखिए धर्म की बात, अब जिस प्रकार से, अच्छा भाई मैं अध्यक्ष जी को सूचना देता हूं कि वाइंड अप करें। अब क्या है बहन, वो धर्म की बात निकलती है तो हिंदुस्तान के सब लोग उसमें चले जाते हैं। आपने वो अध्यक्षीय समापन के लिए वक्त दिया है, मैं शुरू कर रहा हूँ, मेरा प्रवचन समाप्त हो गया अध्यक्ष। बट आई विल स्टिक टू टाइम टेबल। अब मैं कोई ऐसा तो वक्ता नहीं हूँ, वो कहते थे कि पता है यहाँ वो घड़ी नहीं रखी है तो ख्याल नहीं रहा, तो सामने वाले ने कहा कि भाई कैलेंडर भी नहीं रखा यहाँ तो। मैं आपको ये बता रहा था कि हाँ ठीक कहा आपने, धर्म की बात कर रहा था, और आज जो अभ्यास होते हैं सब, दैट गिव्स अ वेरी सैड पिक्चर कि आपका धर्म पलटा तो हुआ, लेकिन रहन सहन और काफ़ी मान्यताएं वो तो पुरानी ही चलती है। यानी इट्स अ सैड पिक्चर कि बहुत धोने से जो परिवर्तन आना चाहिए, लेकिन ये तो क्या है, जो इन क्लासिकल वर्ड्स ऑफ विनोबा, जो जाति ही नहीं है वो जाति है। आई कोट विनोबा, जो जाति ही नहीं है वो जाति है। तो बड़े विनोबा का जिक्र किया तो जहाँ गांधी और आम्बेडकर मिलते हैं, ऐसे एक बिंदु की बात भी मुझे करना चाहिए। विनोबा को जो पहला भूदान मिला, जिससे उनको आंदोलन का एक ख्याल आया, केरल में पोचमपल्ली में, वहाँ के बड़े जमींदार थे रेड्डी, रवि नारायण रेड्डी। तो पहला भूदान मिला, गांव के कुछ लोगों ने कहा कि हमें थोड़ी ज़मीन मिल जाए तो हमारा गुजारा चल जाए, और विनोबा ने एक अपील की, वी नो दिस मच बट मोस्ट ऑफ अस, मैनी ऑफ अस, वी फेल टू टेक नोट ऑफ द फैक्ट कि ये जो पहला भूदान विनोबा ने लिया वो उस गांव के दलितों के लिए लिया था, बट वी डोंट रियलाइज दिस। तो यहाँ गांधी और आम्बेडकर कैसे मिल जाते हैं आप देखिए, क्योंकि
आप सारी मार्क्सिस्ट चर्चा करें तो लैंड पर आके रुकेंगे कि लैंड किसके पास कितनी है, इसका पर बात आएगी। तो ये गांधी और आम्बेडकर विनोबा के पहले भूमिदान के रूप में हमारे सामने आते हैं। Many of us don't realize, we don't take the cognizance of fact. Even Vinoba might not have taken the cognizance of fact, but this is this. हमारे जो इफेमिज्म है ना, हम समझते नहीं है। हम कहते हैं कि भूमिहीन का या हुआ, भूमिहीन भूमिहीन। भाई भूमिहीन कौन है? ज़्यादातर किस्से में भूमिहीन तो गांव का दलित ही भूमिहीन है, बट हम उसको खेत मजदूर कहते हैं। तो आप उसको खेत मजदूर की मार्क्सिस्ट टर्म से बुलाओ, ये इकोनॉमिक टर्म से बुलाओ, या परंपरा से लेकर दलित के पुकारो, लेकिन वास्तविकता यह है। तो समवेयर बुद्ध एंड मार्क्स दे हैव टू मीट, गांधी एंड आम्बेडकर हैव टू रिकनसाइल एंड वी हैव टू मार्च टुगेदर। एक सादा बात है, मैं जो नाइसिटीज़ है मतभेद की, उसके पर कोई कारपेट ये करने का नहीं चाहता हूँ। कारपेट बॉम्बिंग वाली तो एक जमात है अपने यहाँ, इसमें मैं नहीं हूँ। लेकिन ये सारे मतभेदों को नज़र सामने रखते हुए भी जो कॉमन एरिया बनता है उसको आगे जाना है। इतने शब्दों के साथ मैं मेरा वक्तव्य निर्धारित और अध्यक्षीय समापन दोनों ख़त्म करता हूँ और मेरा अफसोस जाहिर करता हूँ कि आपको दूसरी चिट्ठी नहीं देनी पड़ी। सर, हम दिल से चाहते थे कि आपका एड्रेस ऐसे ही लगातार चलता रहे, बट अनफॉर्चुनेटली हम टाइम से बंधे हैं। आपके बहुमूल्य विचारों के लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें नए दृष्टिकोण से सोचने की प्रेरणा दी। अब मैं आदरपूर्वक प्रो चांसलर सर से अनुरोध करती हूं कि वे मंच पर पधारें और इस आयोजन के महत्व पर अपने मूल्यवान विचार प्रस्तुत करें। नमस्कार। मैं इतने अच्छी दाल पक रही थी, उसके बीच में एक कंकड़ की तरह आ गया हूँ और इतने सुंदर वक्तव्य हुए। लेकिन आज सुबह चेयरमैन सर ने बताया कि पुरुषोत्तम जी ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि हम अपने छात्रों को ये ज़रूर बताएं कि ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए क्यों हो रहा है। तो वो जिम्मेदारी मुझे दी गई कि ये बात जो मेरी थोड़ी बहुत समझ है उससे आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। और ये सवाल सबके मन में आना बहुत वाजिब है, क्योंकि आप फार्मेसी पढ़ते हैं, नर्सिंग पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, मैनेजमेंट पढ़ते हैं, आप तो वो पढ़ने आए हैं यहाँ। तो यहाँ पे आपको अंबेडकर गांधी क्यों बताया जा रहा है, और वो भी इतने बड़े लोगों से जिनने गांधी अंबेडकर को 40 साल 30 साल तक पढ़ा है और समझा है। और कुछ बातें तो ऐसी अभी सामने आई हैं जो शायद किसी किताब में भी नहीं मिलेंगी। तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये सब आयोजन आईटीएम में क्यों होते हैं। सबसे पहला, हम में से, मैं छात्रों के साथ मैं भी छात्री हूँ, हम में से शायद बहुत कम लोग हैं, शायद शाह साहब होंगे, जिन्होंने देखा होगा कि आज़ादी के टाइम जब स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था तो लोगों ने कितनी परेशानियां झेली है। हम में से उसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। कुछ लोगों को होगा जिन लोगों ने शायद थोड़ा आज़ादी के आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। तो हम ये जो मिली हुई आज़ादी है इसको बहुत ही ग्रांटेड लेते हैं, हम इसकी कोई वैल्यू नहीं करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ये समझें, इस आज़ादी की असल ताकत को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों ने हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी है वो लोग हमारे देश के लिए क्या चाहते थे, क्योंकि उन्होंने वो तकलीफ़, वो परतंत्रता भी देखी है और वो स्वतंत्रता भी देखी है। उन्होंने ही एक ऐसा दर्शन दिया इस देश को, एक दृष्टि दी है कि हम दुनिया में बहुत आगे बढ़ सकें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, वो सारे लोगों के बारे में हम जानें जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में किसी भी रूप में कोई भी योगदान दिया है। गांधी और अंबेडकर का योगदान और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा जो थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो उनका वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि उसी संविधान पे आज तक देश चल रहा है। कई लोग कहते हैं कि संविधान में गांधी नहीं है। तो 2 दिन पहले एक बहुत सुंदर भाषण हुआ यहाँ
कॉन्स्टिट्यूशन डे पे, तो आपको मिल गया होगा उसमें वो कंटेंट कि नहीं, गांधी पूरी तरह से संविधान से गायब नहीं है। वो गांधी की जो स्पिरिट है, आत्मा है, वो कहीं ना कहीं संविधान में है। तो जिन लोगों ने इस भारत के लिए सपना देखा, क्या देखा, वो हम नहीं भूल सकते। और उन लोगों ने बहुत समझ के इस सपने को देखा था, इस देश के लिए एक विकास पथ तय किया था। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन सभी महान भारत माता के सपूतों के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानें। और सिर्फ इसलिए नहीं जाने कि उससे हमारा ज्ञानवर्धन हो, इसलिए भी जाने कि हमको ये समझ में आए कि असल में ये देश है क्या और ये आगे कैसे बढ़ सकता है। हम अमेरिका जैसे आगे नहीं बढ़ सकते, हम चाइना जैसे आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम वैसे ही आगे बढ़ेंगे तो शायद हम अमेरिका और चाइना ही हो जाएंगे, जैसे हम अपने खान पान और पहनावे में हो गए हैं। हम अमेरिकी और चाइनीज़ ही हो गए हैं। चाइनीज़ सामान इस्तेमाल करते हैं, अमेरिकी कपड़े पहनते हैं, उन्हीं का खाना खाते हैं, लेकिन विचार से हम हिंदुस्तानी रहे। इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन महान लोगों को हम पढ़ें और समझें। अभी एक छात्र ने, हम जब पहले सत्र के बाद भोजन के लिए जा रहे थे, तो एक छात्रा ने मुझसे कहा कि ये सामंजस्य की बात हम क्यों कर रहे हैं। तो 1 मिनट में उस पर भी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मतभेद इंटरनेट पे भरे पड़े हैं। गांधी और अंबेडकर को ऐसे दिखाया जाता है जैसे एक दूसरे के दुश्मन है। आपको सामंजस्य पता चल ही गया होगा कि उन दोनों के बीच में कितना सामंजस्य था और उनके विचारों में कितना सामंजस्य था। लेकिन आपको 2-3 बातें मैं छात्रों की भाषा में कहना चाहता हूँ। सामंजस्य, मतभेद पूरे इंटरनेट पे आप देख सकते हैं, लेकिन सामंजस्य आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम जब मतभेद को रेखांकित करते हैं तो हम बंटने की बात करते हैं। हम 2 लोगों के बीच के जुड़ाव को तोड़ते हैं, हम तोड़ने की बात करते हैं। जब 2 देशों में सामंजस्य नहीं होता है तो वे लड़ते हैं। जब 2 दोस्तों में सामंजस्य नहीं होता है वो भी लड़ते हैं। तो तोड़ने की जब बात होती है तब मतभेद की बात होगी। और वो आप जानते हैं, हमारे राजनेता सदियों से करते आए हैं और करते रहेंगे। लेकिन सामंजस्य आगे की राह दिखाता है, हमारा पथ प्रदर्शन करता है, हमको बताता है हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कोई, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, वो गांधीयन होगा या अम्बेडकराइट होगा, वो गांधी जी में विश्वास रखता होगा या अम्बेडकर में विश्वास रखता होगा, कोई ये नहीं कहेगा कि ये दोनों इस देश की प्रगति चाहते थे, इस देश का अच्छा चाहते थे। इन दोनों का एक सामंजस्य तो है ही कि दोनों इस चाहते थे कि ये देश बहुत अच्छा बने, यहाँ का समाज बहुत अच्छा हो, इस समाज में कोई विकृति नहीं हो, लोग एक दूसरे से धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, रंग पे, किसी भी बात पे झगड़े नहीं, लड़े नहीं, और सब साथ रह के आगे बढ़े। तो ये छात्रों को समझना पड़ेगा कि आप जब भी आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सामंजस्य को ढूंढें, मतभेद को नहीं ढूंढें। मतभेद ढूंढेंगे तो वोट देंगे, गलत सही वो आपकी चॉइस होगी। लेकिन सामंजस्य ढूंढेंगे तो आपको शायद आगे जाने का रास्ता मिलेगा। तो ये 2 मुख्य बातें थी, मैं आपसे कहना चाहता था। मेरे ख्याल से मैं आप तक पहुंच पाया हूँगा। मैं तीनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छे भाषण हुए। कुछ लोगों को लगा होगा कि एक आध भाषण बहुत टेक्निकल था, तो आप वीडियो लीजिएगा, इसका ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि फिर मैं कह रहा हूँ, आपको ये, जब आप गांधी और अंबेडकर की लिखी हुई किताबें अलग अलग पढ़ेंगे तो शायद आपको वो बातें इतनी समझ में नहीं आएगी जितनी जब आप उन पे पढ़ाई करने वालों को सुनते हैं, उन दोनों को एक साथ ला के बात करने वालों को सुनते हैं। तो ये भाषण आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव भी ला सकता है, खासकर हमारे पूर्वजों को समझने के संदर्भ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने अपने विचारों से इस सत्र को अत्यंत प्रेरणादायक बनाया। नाउ द फ्लोर ओपन्स फॉर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड सम क्वेश्चन and our eminent speaker will be answering them. Meanwhile, feel free to share your thoughts and queries with us. अच्छा, आप प्रधान सर से पहले शुरुआत कराइए। एक पेपर लिखा और उसमें एक बात आई है कि शायद हिस्टोरिकल फैक्ट्स के आधार पर इरविन ने ये कहा था कि मैं छोड़ तो नहीं सकता, लेकिन शायद फांसी की सज़ा को लाइफ इम्प्रिजन में कर दूंगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं वो भी बात सही होगी जो अम्बेडकर साहब ने कहा। लेकिन पंजाब के आर्मी ने, वहाँ से रिपोर्ट आई कि पंजाब के आर्मी रिवोल्ट कर देगी अगर इनको किसी तरह की भी रियायत दी गई तो। जी,
जी, तो ये भी एक बात बताना चाहता था। तीसरी बात ये कह रहा हूँ कि ये जो काम हो रहा है बहुत अच्छा। हम लोग गांधी विचार परिषद में 15 जो वहाँ मेडिकल महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज है उसके बच्चों को 15 दिन का ओरिएंटेशन कोर्स हर साल फर्स्ट ईयर आया 15 दिन का ओरिएंटेशन कोर्स चलाते थे। इसमें गांधी, विनोबा, जयप्रकाश वगैरह की बात हम लोग उसको ये बहुत अच्छा। अब हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस है। अब कोई क्वेश्चन कृपया मत लीजिए। तो ये जो अपने जितेंद्र सर के लिए क्वेश्चन है, मैं उसका सार बोल देता हूँ और फिर आप उसका उत्तर भी देंगे। एक तो उनको ये पूछा गया है कि क्या ये बात सही नहीं है कि आज कथित निम्न वर्ण के लोग दलितों को जो प्रिविलेजेस मिला है उसका वो एक एडवांटेज उठाते हैं। एंड क्या आम्बेडकर साहब के अलावा कोई अच्छा दलित लीडर नहीं था कि जो ये संविधान लिख सकता? ये एक सवाल है भाई। जितेंद्र भाई उसका उत्तर देंगे। एक तो ये कि दलित सब फायदा उठाते हैं और दूसरा ये कि आम्बेडकर के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं था और जो संविधान लिख सकता। ये दो सवाल है। हेलो, सवाल अच्छा है। प्रिविलेज उठाते हैं, जो वंचित है वो उसका लाभ और उसे जो लाभ दिए गए हैं वो तो उसे उठाने ही हैं। और ये तब तक उठाने हैं जब तक डाइवर्सिटी, आरक्षण, अब यहाँ वही शब्द आ रहा है, तो कोई एक तरह रोजगार गारंटी योजना नहीं है। ये जो लाभ है वो है समाज और सत्ता के में समान भागीदारी का है। तो जब तक समान भागीदारी नहीं होगी तब तक ये लाभ चलते रहेंगे। जब सब लोग समान हो जाएंगे फिर उन लाभों की ज़रूरत नहीं रहेगी, यहाँ तक कि आरक्षण की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं इस तरह से मानता हूँ। और दूसरा है कि आम्बेडकर के अतिरिक्त हर व्यक्ति का एक समकाल होता है, समय होता है और वो अपना श्रेष्ठ चुनता है। उस समय संसद ने बाबा साहब को चुना या राजेंद्र प्रसाद जी को चुना और उसमें बहुत सारी 15 महिलाएं भी थीं उस संसदीय उसमें। उन सब ने मिलकर के लंबी बहसें हुई हैं और उन पर जो निर्णय होते थे, जो उसका सार निकलता था, उसे लिखा गया है। तो मुझे लगता है कि उस समय बाबा साहब श्रेष्ठ कहें या उपयुक्त थे, इसीलिए उनकी ज़रूरत थी तो उस समय लिखा गया। तो उसमें बुराई की क्या बात है? मुझे लगता है। अच्छा, आप अपना प्रश्न बता करके एक लीजिए। हाँ, एक प्रश्न है, नाम नहीं लिखा किसी ने। वो पूछ रहे हैं कि अगर अभी जो रिजर्वेशन है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी जो जनरल कास्ट के हैं उनके लिए एक बाधा है क्या? और अगर महात्मा गांधी, और दूसरा प्रश्न उन्होंने ही करा है कि अगर महात्मा गांधी होते तो वो जो है रिजर्वेशन से सहमत होते या नहीं। तो मैं इसका सीधा तो उत्तर में नहीं देना चाहता। मैं आपको ये ऐसा विषय है जिसमें आप देखोगे कि दो खेमे बट जाते हैं। एक जो होता है रिजर्वेशन के फेवर में होता है और दूसरा जो है उसके विरोध में होता है। मेरा आंसर इनडायरेक्टली आपको ये है कि मेरा एमए में 52% थे, तो मैंने नेट जो दिया हूँ वो भी रिज़र्व कैटेगरी में दिया हूँ। मैंने नेट में जेआरएफ मिला मुझे, तो वो भी रिज़र्व कैटेगरी में हुआ। मैं 3 गवर्नमेंट जॉब करा, असिस्टेंट एक जगह, एसोसिएट दूसरी जगह, प्रोफेसर तीनों जगह मैंने रिजर्वेशन के रिज़र्व पोस्ट में दिया हूँ। लेकिन 1-2 चीज़ें और ऐड करना चाहता हूँ, पर ये प्लान नहीं था लेकिन इस तरह से हुआ, जो अब मैं बाद में रियलाइज़ करता हूँ कि मैंने जो पीएचडी में मैंने प्रपोज़ल दिया वो गांधी के ऊपर दिया, जो मुझे बाद में लोगों ने बताया कि ये क्योंकि कम रेडिकल था इसीलिए तुम्हारा पीएचडी में सिलेक्शन हो गया, नहीं तो नहीं होता।
ये भी एक सच्चाई है। और अभी मैं एक यूनिवर्सिटी में एक्सपर्ट बन के असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू लेने के लिए गया था। तो वहाँ पर एक कैंडिडेट थे, वो नॉर्थ ईस्ट से थे, वो मणिपुर में भी SC ST OBC नॉर्थ ईस्ट वाले होते। तो वहाँ के जो डिपार्टमेंट के हेड थे वो मुझसे ये एक्सपेक्ट करते थे कि मैं उसको सपोर्ट करूं, क्योंकि वो उनके एथनिक इश्यूज़ हैं, वो बोले यहाँ पर नहीं लाएंगे, और अगर किसी दूसरे रेडिकल दलित को आपने सेलेक्ट कर लिया तो वो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस तरह के भी हिंड्रेंस होते हैं जो शायद उतने विजिबल नहीं होते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें, इसी तरह मैं अपने प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। मैं सोचता हूँ आपको मेरी पोजीशनिंग तो समझ आ गई होगी कि मैं तो उस बारे में क्या बोलूँगा। गांधी जी भी मेरे ख्याल से वो सपोर्ट ही करते, और मैं इस तरह से नहीं देखता कि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी जनरल कास्ट के लिए है, क्योंकि ये आवश्यक है। अभी भी बहुत बड़ी आबादी जो है उसके इन सब समाज में जो भी रिस्पेक्टेबल पोस्ट है जो और आर्थिक आधार है, वो सब उन तक पहुंच उनकी नहीं बन पाई। चाहे एक साथी ने ये पूछा है कि आम्बेडकर को आप रेवोल्यूशनिस्ट कहेंगे कि या कम्युनिस्ट कहेंगे? क्यों? क्योंकि ही वॉज ऑलवेज सपोर्टिव ऑफ हरिजन्स एंड फॉट फॉर देयर राइट्स। एंड व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू फॉर दिस? अरे भाई, लड़ना चाहिए तो लड़े थे, इसमें पॉइंट क्या है? उसमें पॉइंट ये है कि हम लड़ने में साथ हैं या लड़ने के खिलाफ है। अरे भाई, न्याय के लिए हम लड़ने के साथ हैं, इसमें कोई रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट ऐसी बात आती? भारत के संविधान ने आपको अधिकार दिया है कि अन्याय के सामने आप लड़ सकते हैं। हालांकि जो सत्ता प्रतिष्ठा होता है हमेशा आपको नापसंद कर सकता है और फिर और किस्सा चलता है, बट ऑल सेड एंड डन, न्याय के लिए लड़ना ये हमारा अधिकार भी है, कर्तव्य भी है। और अगर आम्बेडकर ने वो धारा कायम की तो इसमें इनको रेवोल्यूशनरी या कम्युनिस्ट कोई खाने में नाचने की ज़रूरत नहीं है। भाई, हमारे एक जागरूक नागरिक थे, एक प्रहरी थे जिसने अपना धर्म बजाया, तो इस प्रकार से हमें एक एप्रिशिएशन करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब ये अपने जितेंद्र भाई के लिए प्रश्न है कि अभी तक कास्टिज्म क्यों चलता है? हम चलाते हैं, चलता है। नहीं, पर अब कहते हैं कि और जरा भाई, मैंने तो डिसमिस कर दिया, लेकिन आप जरा आगे सुनिए, आप पिछले जरा आगे सुनिए भाई। ये पिछड़ों की राजनीति और फिर पीछे वाले नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? आप जरा सुनिए। तो देखो, every freedom fighter has contributed a lot to freedom fight. Then why have they different opinions about Gandhi, Ambedkar, Bhagat Singh and so? Why are they not equal in this everyone's story? अब इतने बड़े फ्रीडम फाइटर हो गए तो सब में इतना मतभेद, एक गांधी के बारे में कहता है, दूसरा भगत सिंह के बारे में, तीसरा आम्बेडकर के बारे में, तो ये सबकी स्टोरी एक क्यों नहीं है? अब ये जितेंद्र जी तो कहेंगे, फिर हम भी कहेंगे। मेरा हाँ, लगाओ। आवाज है? ये चलाओ, ये बाजा बजा। ये अच्छा सवाल है, लेकिन सबकी स्टोरी एक जैसी नहीं हो सकती है। सबकी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है, सामाजिक पृष्ठभूमि होती है, और उसी के आधार पर वो अपनी लड़ाई लड़ता है। गांधी ने अपनी तरीके से लड़ी, आम्बेडकर ने लड़ी, भगत सिंह ने लड़ी। उनके क्षेत्र भी अलग थे, उनके शिक्षा के क्षेत्र भी अलग थे, सामाजिक क्षेत्र भी अलग थे, यहाँ तक कि जातियाँ भी अलग थीं। तो जब इस तरह के विभेद होंगे तो एक स्टोरी कैसे हो सकती है? लेकिन सबके मन में एक चीज कॉमन थी, अन्याय के प्रति आक्रोश। इस रूप में सबकी स्टोरी एक है, और ये ऐसे ही इसी रूप में हम उसको देख सकते हैं। ये
ये एक और प्रश्न है कि गांधी जो रिलीजन और पॉलिटिक्स पर इतना एम्फेसाइज करते थे, तो वो अंबेडकर का जो सेकुलरिज्म है उससे वो कैसे अलग है? ये अलग गांधी मेरी जो रीडिंग है, वो जो समझ है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थिंकर है वो। उनको पकड़ पाना, जैसे वो अखिल बिलग्रामी ने कहा, आप हमेशा ये श्योर रहते हैं कि आपने उनको नहीं पकड़ लिया है, ये तो पक्की बात है, बाकी जो आप कह रहे हो वो कह ही रहे हो। तो उनका जो रिलीजन का पॉलिटिक्स में, मतलब वो बाद में कई तरह से, जैसे वो बोलेंगे मैं राम में विश्वास करता हूँ, फिर बोलेंगे मेरा राम जो है वो दशरथ का पुत्र राम नहीं है, मेरा राम अलग है। उसी तरह जो पॉलिटिक्स में रिलीजन की बात करते हैं, तब भी वो ये कहते हैं कि मैं वो जो इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजन है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस रिलीजन की बात कर रहा हूँ जो कुछ वैल्यूज़ लाते हैं हमारे जीवन में। तो वो एक्चुअली, लेकिन उसको गलत इंटरप्रेट किया जा सकता है, और आज की स्थिति में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको उस तरह से देखा, उसका एक्सटेंशन देखा जा सकता है। लेकिन गांधी का एम्फेसाइज, मतलब पॉलिटिक्स में रिलीजन को बढ़ावा देना, मतलब ये नहीं कि हिंदुइज्म को बढ़ावा देना या क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देना या मुस्लिम, वो उन मूल्यों की बात करते हैं जो वो मानते थे इन सब रिलीजन में कॉमन होंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो वो, आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हो कि वो अंबेडकर की तरह ही बाद में वो बात भी करते हैं कि सेकुलरिज्म की ही बात करते हैं कि सब धर्मों के प्रति समानता रखनी चाहिए। मेरे ख्याल से वो आज के समय जिस तरह से रिलीजन का पॉलिटिक्स में उपयोग हो रहा है, उस तरह के अगर वो देखते दशा, तो वो अपनी बात बदल देते और वो भी एम्फेसाइज करते कि हमको एक सेकुलर देश की राज्य की ज़रूरत है। अब 4 प्रश्न बचे हैं। एक पत्रकारिता के बारे में हाँ, वो अभी अपना पत्रकार तो कोई सुनता नहीं है, नहीं, इसलिए जरा बाजू में रखा। तो ये जो एक पत्रकारिता के बारे में, उसमें मैं अलग बात करूँगा 2-3 मिनट लेके, लेकिन 3 सवाल एक साथ ले लेता हूँ। ये 3 प्रश्न ये है कि गांधी ने दलितों के अपलिफ्टमेंट की बात की और आम्बेडकर सॉट द एनाइलेशन ऑफ कास्ट। तो आप इसमें से कौन सा अप्रोच सही है और मोर प्रैक्टिकल है, एक बात। दूसरा, गांधी के पहले बहुत महिलाओं ने अपना बलिदान दिया और बहुत लोगों ने उनकी स्थिति सुधारी, जनरल स्टेटमेंट। बट अम्बेडकर के दलितों के लिए काम करने के लिए आज तक उनकी समाज की स्थिति में सुधार क्यों नहीं आया? ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न ये है कि जो लोग जाति और मज़हब के नाम पर देश को विभाजित करते हैं, उनको कैसे बदला जाए या कैसे उनका दिमागी करेक्शन किया जाए। या दिमाग के डॉक्टर भी होते कोई ना, और कैसे एक मानवीय सरोकार से जिया जाए। अब ये आप देखिए कि आम्बेडकर ने दलितों के लिए काम किया, तो आज तक समाज की स्थिति में सुधार क्यों नहीं आया? बट आप समझिए कि आम्बेडकर ने काम किया, लेकिन दलित ये कोई आइसोलेशन में नहीं है, सारा भारतीय समाज है। उसमें जब तक परिवर्तन नहीं आता है तो पूरा सुधार कैसे होगा? आखिर तो ये कैसा है, शरीर में जैसे आपको रुधिराभिसरण और चय अपचय दोनों चलना चाहिए। अब समाज के एक अंग को बात रख के समाज में ये होगा, तो जो एक अंग बात में रहता है तो रह जाएगा, लेकिन जो बाकी अंग है वो भी, क्योंकि उनका रुधिराभिसरण और चय अपचय बिगड़ेगा, उनका भी कोई सुधार नहीं होगा। तो ये तो टू वे ट्रैफिक है। दलितों की स्थिति है, सही है, लेकिन उसमें सारे समाज को साथ लगना है। अदरवाइज तो ये समाज का अपना रुधिराभिसरण और चय पे उसका कोई ठिकाना ही नहीं पड़ेगा। ये हम आइसोलेशन में हमें नहीं सोचना चाहिए। जब गांधी ने
हिंदू धर्म के कॉन्टेक्स्ट में दलितों की बात की तो उसमें एक मायने में ये ख्याल था कि आपको म्यूचुअली बिलोंग होना है। द कास्ट न्यूज टू रियलाइज कि आप हमारे हिस्से हैं, जैसे दलित भी आपके हिस्से और आप भी उसके हिस्से हैं। यू टू रियलाइज दिस, ये दैट वाज गांधीज अप्रोच। अब जो तीसरा सवाल रह गया वो ये कि लोगों का कैसे सुधार हो सके वगैरह, लेकिन ये तो दो ही बातें, एक आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है, कानूनी सब बातें हैं, और दूसरा नीचे से एक आंदोलन है। अब आज क्या है कि इस प्रकार के आंदोलन को तरजीह नहीं दिया जाती, और अगर आंदोलन होता है तो जो सत्ता प्रतिष्ठान है वो उसको एक किनारे कर देता है। तो ये इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ अ हेल्दी सोसाइटी। हम आज एक हेल्दी सोसाइटी नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ आंदोलन को, अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा कि अब उसको वोक पीपल कहकर एक साइड में रखने की बात चल रही है। आई वोंट एंटर इनटू इट, अभी छोड़ देता हूँ। तो इतनी सारी बातें हुई, काफ़ी हो सकती थी, लेकिन अब क्योंकि आपको लगा कि मैं ख़त्म कर रहा हूँ तो ठीक है, जो बातें आपको कही आपने अपरेंटली आपने गौर से सुनी तो सही, लेकिन गौर से कुछ सोचेंगे भी कि फिर हम ही सो गए दास्ता कहते कहते, ये जरा सोचना। अब मैं छोड़ देता हूँ और आपको आम्बेडकर के संविधान के अनुसार आज़ादी बख्शता हूँ। Thank you, sir. I trust you all have received the insightful answers to your queries and valuable food for thought to reflect on. अब मैं निवेदन करूंगी आप सभी उपस्थित लोगों से कि प्लीज़ खड़े हो जाएं और संपूर्ण राष्ट्रगान में भाग लें। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अहरह तव आह्वान प्रचारित सुनि तव उदार वाणी। हिंदू बौद्ध सिख जैन पारसिक मुसलमान क्रिस्तानी। पूरब पश्चिम आसे तव
तव सिंहासन पासे प्रेम हार हय गाथा जनगण ऐक्य विधायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे पतन अभ्युदय बंधुर पंथा युग युग धावित यात्री तुम चिर सारथि तव रथ चक्रे मुखरित पथ दिन रात्रि दारुण विप्लव माजे तव शंख ध्वनि बाजे संकट दुख त्राता जनगण पथ परिचायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे घोर तिमिर घन निबिड़ निशीथे पीडित मूर्छित देशे जागृत छिल तव अविचल मंगल नत नयने अनिमेषे दुस्वप्ने आतंके रक्षा करिले अंके स्नेहमयी तुमि माता जनगण दुःख त्रायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे रात्र प्रभातील उदिल रवि छवि पूर्व उदय गिरि भाले गाहे विहंगम पुण्य समीरण नव जीवन रस ढाले तव करुणारुण रागे निद्रित भारत जागे तव चरणे नत माथा